डियर स्टूडेंट, पिछले टर्म में हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन टॉपिक के अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। तो हम उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास, आयनन विभव, इनका अध्ययन पिछले टर्म में हमने किया था। तो आज हम इसके रेडॉक्स विभव का अध्ययन करेंगे और ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 पे है आज का रेडॉक्स विभव। यदि किसी सेल के एक भाग में एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाए जाए और दूसरे भाग में 298 केल्विन पर किसी धातु आयन के 1 मोलर विलयन में उस धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाए और इन दोनों भागों को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाए, लवण सेतु द्वारा, ठीक है बच्चों। तो उस सेल को का जो विभव आएगा वह उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, ठीक है। तो अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। तो इससे ये अतः यदि उपयुक्त सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी, अर्थात ऐसी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और यदि सेल के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक हुआ तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलेगी, तथा ऐसी धातु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है। ध्यान रखना बच्चों, इन अभिक्रियाओं में देखा हमने रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड विभव का मान यदि धनात्मक होगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी और हाइड्रोजन मुक्त होगी। यदि इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलेगी, अर्थात ऐसी धातु अम्लों के साथ क्रिया करके कौन हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगी, ठीक है। किसी धातु के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको E0 को सदैव मानक अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी धातु आयन के अपचयन के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव अथवा रेडॉक्स विभव कहते हैं। मानक अपचयन विभव का मान यदि ऋणात्मक है तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि धातु अपचायक प्रकृति है। ध्यान रखना बच्चों, मानक अपचयन विभव का मान यदि ऋणात्मक है तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि धातु अपचायक प्रकृति की। यदि मानक अपचयन विभव के मान धनात्मक है, मान धातु की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मानक अपचयन विभव E0 का मान यदि ऋणात्मक है तो कौन सी प्रकृति होगी धातु की? अपचायक प्रकृति। यदि धनात्मक है तो धातु कैसी प्रकृति होगी? ये ध्यान रखना बच्चों, मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक मान होने के बावजूद संक्रमण धातुएं क्रियाशील नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अधिकांश धातुओं पर उनके ऑक्साइडों की एक परत चढ़ी रहती है जो धातुओं को प्रोटेक्ट या रक्षित किए हुए रहती है। दूसरा, इनके आयनन विभव तथा वाष्पीकरण उष्मा के मान उच्च तथा इनके आयनों के जलयोजन ऊर्जा के उष्मा के मान निम्न होते हैं। अगला है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। संक्रमण धातुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है वेरिएबल वैलेंसी, मतलब परिवर्तनीय संयोजकता। ये तत्व कई प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह जाता है यदि उसके यौगिक के अन्य परमाणु को आयनों के रूप में उससे पृथक कर दिया जाए। उदाहरण, MgCl2 में Mg से जुड़े दोनों क्लोरीन परमाणु को यदि क्लोरीन आयन के रूप में निकाल दें तो मैग्नीशियम पर दो धनावेश आ जाएंगे, अतः मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +2। तो संक्रमण धातुओं के बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश में तो एक अथवा दो इलेक्ट्रॉन है, अतः इन सब की ऑक्सीकरण अवस्था 1 या 2 होनी चाहिए। और स्केडियम के अतिरिक्त बाकी सारे तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, ठीक है। स्केडियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी नहीं होती क्योंकि एक बचे हुए डी इलेक्ट्रॉन के त्यागने के पश्चात उसका उत्कृष्ट गैस विन्यास हो जाता है तो इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों स्केडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है।
लेकिन जैसा कि हम इन संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास में पढ़ चुके हैं कि 4s व 3d की ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर होता है। अतः संयोजकता कोष 4s से इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात यदि 3d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो वे शीघ्रता से आयनित होकर निकल सकते हैं। इस प्रकार इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। यही कारण है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त संक्रमण तत्व इनमें विद्यमान अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर +3 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है इनके अंदर संयोजकता कोष 4s से इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात यदि 3d कक्षों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो शीघ्रता से आयनित होकर निकल सकते हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 3d इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर +3 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। अगला है इसमें ही स्केडियम से मैग्नीज तक अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि स्केडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होती है बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ जाती है क्योंकि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। किसी धातु की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्तित्व में आती है, ये धातु लिगेंड तत्व की रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर निर्भर करती है। जैसे वेनेडियम धातु हेलोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, पेंटा फ्लोराइड, और क्लोरीन के साथ टेट्रा क्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइब्रोमाइड बनाता है। इसका कारण है कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था में वेनेडियम इतना अधिक तीव्र ऑक्सीकरण होता है कि इसके संपर्क में ब्रोमीन आयोडीन जैसे तीव्र उपचायक आयनिक अवस्था में रह ही नहीं सकते, तुरंत हेलोजन के रूप में मुक्त हो जाते हैं। अतः वेनेडियम +3 अवस्था में आ जाता है। ठीक है बच्चों, और जो फ्लोरीन आयन होता है छोटे आकार व अधिक विद्युत ऋणता वाले आयन अत्यंत कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं। अतः +5 ऑक्सीकरण अवस्था में वेनेडियम VF5 जैसे यौगिक बनाता है। फ्लोरीन की भांति ऑक्सीजन भी छोटे आकार का और एवं अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। अतः ऑक्साइड आयनों के साथ भी ये तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक बनाते हैं। जैसे वेनेडियम का वेनेडेट आयन, क्रोमियम का क्रोमेट आयन, मैग्नीज का परमैंगनेट आयन, MnO4- काफ़ी स्थायी आयन होते हैं। क्रोमीन का क्या होता है, क्रोमेट आयन CrO4-2, और मैग्नीज के क्या होता है इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैग्नेट आयन MnO4-। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड के साथ संक्रमण धातु शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है। अतः इसी अवस्था में लिगेंड धातु के साथ दो प्रकार का व्यवहार करता है, सिग्मा व पाई। सिग्मा दाता व पाई एक्सेप्टर। अर्थात लिगेंड पहले धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक सिग्मा बंध बनाता है, जिसके फलस्वरूप धातु परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है, जिसका विस्थानीकरण करने के लिए धातु परमाणु अपने डी कक्षक लिगेंड अणु के रिक्त विपरीत बंधी कक्षकों वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ सह पार्श्व अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। जैसे इनमें CO, NO, N2, PR3, RNC, बाइपिरिडिन आदि इस प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना संक्रमण धातु आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। जब धातु कम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो आयनिक यौगिक ही बनता है, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ इनके बंधों में सहसंयोजक गुण बढ़ जाता है। इसका कारण बड़ा यह है कि जब धातु आयन अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं तो आयन का धनावेश का घनत्व अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने से इनके यौगिकों की अम्लता व क्रियाशीलता भी बढ़ती है। जो प्रथम से संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से इनके यौगिकों की अम्लता व क्रियाशीलता भी बढ़ती है। अब है इसके अंदर जो
ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में जो निष्कर्ष निकलते हैं वो निष्कर्ष हम नंबर 1 पे हैं। तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था इनके 3D कक्षकों में उपस्थित आयुनित इलेक्ट्रॉन व s इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के योग के बराबर होती है। ठीक है। अतः मैग्नीज तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? +7, क्योंकि D5 विन्यास तथा D इलेक्ट्रॉन सारे अयुग्मित होते हैं, लेकिन D5 विन्यास के बाद कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है। तो मैग्नीज की कितनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी? +7। जब हम श्रेणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है। अतः स्केडियम अत्यधिक स्थायी, टाइटेनियम अधिक स्थायी और मैग्नीज ऑक्सीकारक है। उसके बाद के समस्त आयन Fe+5, CO+4, निकेल आदि अस्थायी ऑक्सीकारक होते हैं। अगला है शून्य अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी अस्तित्व में आ सकती है यदि कम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायी करने वाले लिगेंड विद्यमान हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइपीरिडाइल आदि। तो इस प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाओं का होना धातुओं के कम धन विद्युत का संकेत होता है। ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ उनके यौगिकों में सहसंयोजक गुण बढ़ते जाते हैं, जिससे उनके ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। और इसी प्रकार ऑक्सीकरण संख्या अर्थात सहसंयोजक गुण बढ़ने से इनके क्लोराइड की जल अपघटन की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। उदाहरण जैसे टाइटेनियम के हैलाइड, टाइटेनियम का ऑक्सीकरण +3 और जल अपघटित नहीं होता है, तो इसका जल में विलयन स्थायी होता है। ठीक है। और अगला है इसमें शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं, ये जो होते हैं अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य के ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातन का गुण पाया जाता है। अतः ऐसी अवस्थाएं एक ही समय में अपने से कम व अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण जैसे मैग्नीज +3 निम्न प्रकार से असमानुपातन प्रदर्शित करता है। +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाए, +2 भी। तो ये इसके ऑक्सीकरण के गुण की स्टडी करी हमने। नेक्स्ट टाइम पे हम चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे।